Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 exam, wherein in every session we'll be covering 15 MCQs. एक सेशन में हम लोग 15 MCQs cover करेंगे and as part of the same, today we are going to cover Labor Laws Industrial Employment Standing Orders Act 1946. Now, when it comes to this exam, these topics actually the ones that is related to labor laws, etc. Now, around close to 15 questions out of 120 are asked from this topic only. इसी टॉपिक से पूछते हैं 10 क्वेश्चंस के बराबर, 15 क्वेश्चंस के बराबर. And if you can cover these topics in detail एंड अगर सही से प्रैक्टिस भी है आपका इन जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जाम, उसमें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगा. एक तो ये हाई पोटेंशियल वाले हाई स्कोरिंग पोटेंशियल रखने वाले टॉपिक्स हैं एंड दूसरा हाई वेटेज भी है एंड तीसरा इजी भी है. तो अगर इसमें आप सही से अपना प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली दैट वुड बी ए प्लस पॉइंट फॉर योर स्कोर. एंड इसीलिए जो ये क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, अगर ये आप करेंगे ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. जैसे एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम जो इसी के अंडर आता है, और अकाउंट्स ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर, उन दोनों एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक्स जो हम लोग इस सीरीज में कवर कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. सो होप यू विल यूटिलाइज दीज सेशंस वाइजली एंड prepare yourself for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination. So friends, here comes the first question pertaining to Industrial Employment Standing Orders Act 1946. so उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहले जो अर्ली 14-15 सेंचुरी, उसके बाद अगर 18 सेंचुरी तक भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा जो था इंडस्ट्री एग्रेरियन इंडस्ट्री था. एग्रेरियन एस्टेब्लिशमेंट या फिर इंडस्ट्री कह सकते हैं एग्रेरियन. सो पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा था. से धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट हुआ था क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, ये सब आए थे. लेकिन वो भी इतना इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स की तरह कुछ नहीं था, मतलब छोटे छोटे से थे. उसके बाद धीरे धीरे से जैसे जैसे 19 सेंचुरी 20th सेंचुरी की तरफ हम लोग बढ़ने लगे, सो तरह तरह के मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रीज, वो सब स्टार्ट होना शुरू हुए. उसके बाद एक था कि जो भी वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए एक बेसिक राइट्स होना चाहिए, उनके कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, या फिर जिस तरह का काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उनको सेफ्टी या स्टैंडर्डाइजेशन वो होना चाहिए. उसी के चलते चलते जो इतना सारा कॉम्प्लेक्स नेचर है, इसको धीरे धीरे से लेते जाते हुए फिर कई सारे कंट्रीज, जैसे सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद यूरोप, उसके बाद एशियन कंट्रीज, कई सारे, फिर धीरे धीरे अपने अपने कंट्रीज के हिसाब से उनके इंडस्ट्रीज के बेसिस पे इन्होंने कई सारे एक्ट्स, लॉस, वो सब निकाले हैं, सो दैट वुड हेल्प द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज. Okay, now with this context, let us look at today's session. Now, what is the primary purpose of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946? जैसे कि हमने डिस्कस किया है, मेजरली ये देखता है कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कैसे है और कितने शांति की तरह से, शांति से अपना काम करते रहे. एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट दैट कि वी हैव टू सप्रेस वर्कर्स नो फॉर वर्किंग, और उनका जो कंडीशन है उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखना है. नो, उनके राइट्स के लिए भी हमें सोचना है. एंड ऑल दैट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड in this particular act. So here in this case the correct answer is to regulate and standardize employment conditions सबसे पहले. दूसरा है प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस, दोनों की तरफ से ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ ना हो और आराम से काम चलता रहे. एंड तीसरा वी हैव टू एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट्स एज वेल, उनके किस तरह के कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं. सो मेजरली टू ऑल्सो प्रिवेंट आर्बिट्ररी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, जो कभी कभी होता है कि एट द
कॉस्ट ऑफ वर्कर्स राइट्स जो हो रहा है. सो दिस पर्टिकुलर एक्ट ये प्रोवाइड करता है एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग एंड एनफोर्सिंग द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस. इट्स along with that promoting industrial peace and protecting their rights, that is exclusively the workers' rights. So here comes the next question. अभी तक हमने देखा है क्यों लॉन्च किया है इस एक्ट को, क्यों स्टार्ट किया है, क्यों इनकॉर्पोरेट किया है, एंड कैसे किया है, नो वाई एंड ऑल दैट वी हैव सीन. नाउ देखते हैं किस तरह के एस्टैब्लिशमेंट्स में ये रहेगा. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. The act applies only to establishments where 100 or more workmen were employed on any day during the preceding 12 months. The act applies to entire territory of India. The provisions of the act can be extended to establishments employing less than 100 persons by the appropriate government with a notice of at least 2 months. And 4, the act applies only to establishments where 100 or more workmen were employed on any day during the preceding 6 months. So 1 and 4 are contradictory. दोनों में एक ही करेक्ट होगा. ठीक है, बाकी सेकंड एंड थर्ड नाउ यू हैव टू टेल. नाउ इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3. सो ये एक्ट उनके लिए रहेगा जहां पे वेयर 100 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग ऑन एनी, मतलब एम्प्लॉयड किया है ऑन एनी डे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स. लास्ट 12 मंथ्स में होगा तो भी चलेगा. Now it is applied to entire territory and yes the appropriate government in this case, जैसे हमने पहले भी दूसरे एक्ट्स में देखा था कि ऑयल फील्ड्स, माइंस, उस तरह के इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी इंडस्ट्रीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट, जिस तरह से इसमें भी सेम वही वाला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब. एंड यस उनके अगर वो चाहते हैं तो देन दे कैन एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू दोज एस्टेब्लिशमेंट्स एज वेल जहाँ पे 100 से कम वर्कमैन काम किए है, बट एटलीस्ट उनको 2 months का नोटिस देना पड़ेगा सो दैट टू इम्प्लीमेंट एंड सबमिट ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. So friends, here comes the next question. What is a typical designation of a certifying officer under the relevant act, that is this Industrial Standing Orders Act. So इसमें जो certifying officer मतलब कौन है एंड क्यों है. Now this particular officer can be appointed by the appropriate government. क्यों? To carry out specific functions. जो भी functions है इस act के अंदर वो सही से लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए अ स्पेशल डेजिग्नेटेड ऑफिशियल कैन बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. जो हो सकता है कोई लेबर कमिश्नर भी हो या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर. Now coming to the next question. Now who is or what is the industrial establishment जो हर जगह पे हमें अभी जैसे ही ये एक्ट स्टार्ट हुआ तब से हम लोग देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एग्जैक्टली वो है क्या. सो हियर द क्वेश्चन आस्क्स यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट. जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है नॉट इंक्लूडेड, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो हमें जानना है. So in this case a factory as defined in the Factories Act 1948, yes, and जो owner है कोई industrial establishment के that you can say he or she can be called as the employer, and जो establishment actually है that it can be a factory that is defined in the Factories Act 1948. और इसका generally जो factory manager होता है
वो डेजिग्नेटेड पर्सन होगा एम्प्लॉयर की तरह। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन हु एम्प्लॉयज वर्कमैन टू फुलफिल ए कॉन्ट्रैक्ट विद द ओनर ऑफ एनी अदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। A railway as defined in the Indian Railway Act 1890, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है। सो एग्जैक्टली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, these three they fall under the purview or the term industrial establishment, जो जनरली ये बोलता है कि the establishment of a person who employs workmen to fulfill contract with the owner of any industrial establishment or any industry, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, जो वर्क फुलफिल करने के लिए लोगों को ले रहा है। सो हियर इन दिस केस ओनली वन इज नॉट एप्लीकेबल, जो शॉप कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है वो नहीं आएगा, बाकी जो 3 अभी हमने दिया है वो सारे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के तहत इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। सो फ्रेंड्स, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या एक्ट, सो एग्जैक्टली ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है? नाउ स्टैंडिंग ऑर्डर्स मीन्स रूल्स रिलेटेड टू द मैटर्स सेट आउट इन द schedule that is in one of the sections of this act. So with that regard, जो matters to be provided in the standing orders, based on that consider the following statements regarding the standing orders under this act and try to answer this question. So first, standing orders must include provisions for the classification of workmen, including apprentices and bundles. Yes. Rules regarding termination of employment require only the employer to provide notice with no obligation on the workman. Standing orders must include mechanisms for addressing grievances related to unfair treatment or wrongful actions by the employers or उनके associates जो भी हैं. The guidelines for shift work and temporary work stoppages are optional under the standing orders. जैसे मैंने बताया, स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब कुछ ऐसे मैटर्स है जो एक लेजर टाइप का, एक रिकॉर्ड्स टाइप का मेंटेन करना पड़ेगा अंडर दिस एक्ट। सो उसमें सबसे 11 सच मैटर्स है जो इसमें मेंटेन करना पड़ता है। सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, जैसे वो परमानेंट है, टेम्पररी है, अप्रेंटिसेस है या प्रोबेशनर्स है, उस तरह से। दूसरा आता है कम्युनिकेशन ऑफ वर्क आवर्स, हॉलीडेज, पे डेज किस तरह से है, वेज रेट्स क्या है, सब मेंशन होना चाहिए। गाइडलाइंस फॉर शिफ्ट वर्क, कौन से शिफ्ट में किस तरह के शिफ्ट्स हैं, टाइमिंग्स क्या है, एवरीथिंग दे हैव टू मेंटेन। रूल्स रिगार्डिंग अटेंडेंस एंड लेट अराइवल्स, अटेंडेंस लेट अराइवल्स का भी पूरा उनको एक रूल्स रखना पड़ेगा, इसी टाइम पे आना है। अगर लेट अराइवल मतलब आधा घंटा हुआ तो लेट, या फिर 1 घंटा हुआ तो लेट, उस तरह से पूरा प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए रूल्स। प्रोसीजर्स फॉर रिक्वेस्टिंग एंड ग्रांटिंग लीव एंड हॉलीडेज, किस तरह से बेसिस कर रहे हो, क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो उसके लिए, दैट ऑल्सो दे हैव टू मेंशन इन दिस। रूल्स फॉर एंटरिंग प्रेमिसेस थ्रू स्पेसिफिक गेट्स एंड प्रोविजन फॉर सर्चेस, कई बार होता है सर्चेस की जरूरत पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, सो दैट ऑल्सो हैज टू बी मेड as part of these standing orders. Procedures for closing sections of the establishment, temporary work stoppage, का मटेरियल नहीं है या फिर कुछ और दिक्कत हो रहा है तो उसके एसोसिएटेड क्या राइट्स है एंड क्या लायबिलिटीज है ऑन बोथ एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कमैन, ओके, वो भी इसमें मेंशन होना चाहिए। ओके, एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नोटिस रिक्वायरमेंट्स, ये होना चाहिए दोनों की तरफ से। अगर एम्प्लॉयर ने निकाला तो भी उनको एक टाइमलाइन और प्रोसीजर होना चाहिए, वर्कमैन खुद रिजाइन कर रहा है, इवन इन दैट केस देयर शुड बी प्रॉपर प्रोसीजर एंड टाइमलाइंस। कभी कभी मिसकॉन्डक्ट की वजह से सस्पेंशन या डिसमिसल करना पड़ेगा ना, क्या कौन से वो प्रॉब्लम्स है जिसको मिसकॉन्डक्ट के अंडर क्लासिफाई किया जाएगा, वो क्या है, वो भी पूरा उनको सही से डिफाइन करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ओके, मैकेनिज्म्स फॉर वर्कमैन टू सीक रिड्रेसल, अगर कुछ उनको लग रहा है कि उनका सुपरवाइजर कुछ उनसे ज्यादती कर रहा है या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है, ऑल दैट उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि किसको अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उसको रिड्रेस कर सकते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल, वो भी बिल्कुल पूरा मैकेनिज्म मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और मैटर्स है, टाइम टू टाइम अगर एज पर द लॉ वॉट एवर दैट इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड, वो भी इसमें ऐड करते रहना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दीज 11 स्टैंडिंग ऑर्डर्स, द मैटर्स रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स अगर देखेंगे तो हमारा 1 and 3 ही करेक्ट है। ओके, 2 क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी होगा दोनों की तरफ से होगा, बोथ वर्कमैन एंड द एम्प्लॉयर।
Okay, and the guidelines for shift work and temporary work stoppage are optional. No, they're not optional as per the standing orders. वो compulsory उसमें mention करना चाहिए बिल्कुल पूरे procedures और guidelines के साथ. So coming to our next question, which of the following statements regarding the submission of draft standing orders under the act is or are correct? जैसे हमने बोला कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स ये हमने जो 11 एनलिस्ट किया है दैट जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिस एस्टैब्लिशमेंट में ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, दे हैव टू सबमिट ऑल द डिटेल्स टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर की हमने ये सारे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड दीज आर आर स्टैंडिंग ऑर्डर्स. उसके अंदर दीज आर व्हाट वी हैव प्रिस्क्राइब, राइट? जैसे कि टाइमिंग्स हो गया, शिफ्ट हो गया, कितने वर्कमैन किस तरह से है, दैट ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर सेक्शन. ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल मी विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स are true. Now here employees are required to submit the draft standing orders to the certifying officer, जो labor commissioner या regional labor commissioner होगा, within 6 months of the act becoming applicable to their industrial establishment. ठीक है, the draft standing orders must conform exactly to the model standing orders provided with no deviation allowed. Third statement है a statement accompanying, एक accompanying statement. The draft must include details of the employed workmen including their trade union affiliations अगर कुछ है. ठीक है, अगर इन 3 स्टेटमेंट्स देखा जाए तो फर्स्ट कब सबमिट करना है, एंड यस 6 मंथ्स के अंदर जब भी इनके ऊपर वो ये जो एक्ट लागू होता है इमीडिएटली विद इन 6 मंथ्स दे हैव टू सबमिट द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स उनके एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर. तो ये ट्रू है, करेक्ट है ये. द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स मस्ट कंफर्म एग्जैक्टली मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रोवाइडेड. ऐसा कुछ नहीं, कुछ डिविएशन हो सकता है क्योंकि हर एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे एज पर द सेक्टर इन विच दे आर वर्किंग ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है इधर उधर. तो यस मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, नो डाउट इन दैट, बट अगेन एज पर द रिक्वायरमेंट दे कैन सबमिट, सो डेविएशंस आर अलाउड. ओके, सो ये फॉल्स है. अ स्टेटमेंट अकम्पनिंग, दैट इज अकम्पनिंग स्टेटमेंट, यस वो भी इनको सबमिट करना पड़ेगा एक ड्राफ्ट जहां पे जितने भी वर्कमैन है उनका डिटेल्स तो दे ही रहे हैं स्टार्टिंग में. अलोंग विद दैट वो किस ट्रेड यूनियन से एफिलिएट करते हैं वो भी इनको इसमें मेंशन करना पड़ेगा. सो ओनली 1 and 3 आर ट्रू हियर इन दिस केस. सो करेक्ट आंसर इज B. Actually it is B is the correct answer in this case. तो अभी हमने देखा है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स का उन्होंने जो भी है सर्टिफाइंग ऑफिसर को उनको अप्लाई करना मतलब सबमिट करना पड़ेगा. एंड आई फॉरगॉट टू ऐड दैट 5 कॉपीज उनको सबमिट करना पड़ेगा ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स. ओके, नाउ based on that only what are the 2 essential conditions for standing orders to be eligible for certification. सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट में ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स सारे सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या फिर एप्लीकेबल है. Okay, under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. Now you have to tell me what are those 2 essential conditions required for the certifying officer to provide them, this particular industrial establishment, with a certificate. Okay, so in this case the standing orders must be approved by the trade union. ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, so this is wrong. The standing orders must include provisions for all matters listed in the applicable schedule. जो 11 matters जो हमने discuss किया था, all that should be mentioned properly with all the relevant details. And yes, this is true. ये one of the essential conditions of the 2 essential conditions. ये एक तो एक हो गया. The standing orders must comply with the labor laws of the state. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है as per this act, so ये भी wrong है. The standing orders must be ratified by the workers. ऐसा कुछ भी नहीं है. Okay, the standing orders must comply with other provisions of this act. अगर कुछ और provisions है then it has to comply with that as well. And yes, this is true क्योंकि ये एक्ट के अंदर चल रहा है तो इसमें जो भी प्रोविजंस है, जो भी लॉस है, जो भी उन्होंने एनफोर्समेंट करने के लिए बोला है, एवरीथिंग दैट हैज टू बी डन. इन सच केसेस द सर्टिफाइंग ऑफिसर और द अपीलेट अथॉरिटी वो रेस्पॉन्सिबल होंगे ये इवेल्युएट ये सब करने के लिए कि कितना रीजनेबलनेस है इसमें, कितना फेयरनेस है. अकॉर्डिंगली दे कैन प्रोवाइड अ सर्टिफिकेशन टू द रिलेवेंट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अंडर दिस एक्ट.
So here comes the next question. Which of the following statements regarding the certification of standing orders under section 5 of the act is or are correct? तो प्रोसीजर क्या है ये एक बार देख लेंगे. The certifying officer must notify the trade union or workmen and allow them 15 days to raise objections to the draft standing orders. Now industrial establishment ने अपना सबमिट कर दिया है certifying officer को. Now certifying officer क्या करेगा? ओके वो एक बार चेक करेगा एंड देन नोटिफाई जिस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो वर्कमैन है या ट्रेड यूनियन है उनको नोटिफाई करेंगे कि ये हमें रिसीव हुए हैं ड्राफ्ट. अगर आप एक बार चेक कर लीजिए एंड इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस जस्ट लेट अस नो, सो अकॉर्डिंगली दे विल डू. सो उसके लिए 15 डेज टाइम देंगे. दूसरा, द सर्टिफाइंग ऑफिसर कैन मॉडिफाई और एड प्रोविजंस टू द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद द एक्ट बिफोर सर्टिफिकेशन. ठीक है. सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स मस्ट बी सेंट टू द एम्प्लॉयर एंड द ट्रेड यूनियंस और द वर्कमेंस रिप्रेजेंटेटिव्स विद इन 15 डेज ऑफ सर्टिफिकेशन. If there is no trade union in the establishment, the draft standing orders cannot be certified. So in this case, the certifying order must notify the trade union. अगर trade union नहीं है तो जो भी workman है उनको वो notify करना पड़ेगा and then he has to give them 15 days of time. अगर उनको कुछ ऑब्जेक्शन है उस रूल्स में, जैसे कि इन्होंने शिफ्ट का कुछ और बताया होगा वर्कमैन को, उसमें कुछ और मेंशन किया होगा, सो दे कैन रेज देयर कंसर्न्स. एक हो गया. द सर्टिफाइंग ऑफिसर कैन मॉडिफाई एंड ऐड प्रोविजंस. यस, अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स में से उनको लग रहा है कुछ मिस आउट कर दिया इन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ने, एम्प्लॉयर ने, तो डेफिनेटली वो ऐड और कुछ चेंज कर सकते हैं उसमें बिफोर सर्टिफिकेशन. दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स मस्ट बी सेंट टू द एम्प्लॉयर. एक बार वो सब होने के बाद फाइनल हो गया है, अब सर्टिफाइड ऑर्डर्स आ गए हैं. नाउ दैट दे इट मस्ट बी सेंट टू द एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन और द वर्कमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स विद इन 15 days. नॉट 15 days, here it is within 7 days they have to send it. Okay, so this is false. If there is no trade union in the establishment, the draft standing orders cannot be certified. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो workers है उनको भेज के वो अपना कर सकते हैं, जो भी उनके representatives है, even if not there is a union. So only 1 and 2 are true in this case. So coming to the next question, consider the following statements regarding the appeals process under the section 6 of the act. Now certification authority ने certification वो दे दिया है, इसके बाद उनको लग रहा है कि नहीं इसमें तो कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, फिर कुछ दिक्कत है इनमें. ठीक है, उस अपील तो करना पड़ेगा. सो इवन उनसे जो हायर अपेलेट अथॉरिटी है उनको ये अपील कर सकते हैं. नाउ रिलेटेड टू दैट दीज आर द स्टेटमेंट्स. अपील्स अगेंस्ट द सर्टिफाइंग ऑर्डर्स, सर्टिफाइंग ऑफिसर्स ऑर्डर can only be filed by the trade union or workmen's representatives. Appeals must be filed within 30 days of receiving copies of the certifying officer's order. The appellate authority's decision is final and may include amendments or modifications to the certified standing orders. The appellate authority must notify its decision to the certifying officer, employer and trade union or workmen's representative within 15 days. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट यस, विद ये अपील्स जो है ना एम्प्लॉयर भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयर, वर्कमैन, ट्रेड यूनियन, प्रिस्क्राइब्ड रिप्रेजेंटेटिव. सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. अपील्स मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30. यस, जो एक बार सर्टिफिकेट आने के बाद विद इन 30 days दे कैन अपील कि नहीं नहीं ये हमें सही नहीं है हमारे लिए, सो फॉर दैट वी आर अपीलिंग करके कर सकते. सो दिस इज ट्रू. द अपीलेट अथॉरिटीज डिसीजन इज फाइनल. नाउ इन दिस केस अब एक बार अपीलेट अथॉरिटी के पास गया मतलब उनका फाइनल रहेगा. सो यस दिस इज ट्रू. और वो चेंज भी कर सकते हैं उसमें से कुछ अकॉर्डिंग टू द एक्ट. उसमें प्रिस्क्रिप्शंस किस तरह से है, लॉ किस तरह से है एंड द अपील जो भी है उसके बेसिस पे. The appellate authority must notify the decision to the certifying officer, employer and others. जो final उनका जो decision है within 7 days they have to mention. So this is also false. So in this case only 2 and 3 are true, that is only B. So moving on to our next question, which of the following statements regarding the date of operation of standing orders under section 7 of the act is or are correct? So the standing orders certified by the certifying officer become operational immediately upon authentication and distribution of copies. ये actually true नहीं है. Okay, and ये false है.
If an appeal is filed, the standing orders come into effect 7 days after. See, हमने दो तरह के कंडीशन से, फर्स्ट थिंग, अगर उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई किया है सर्टिफाइंग ऑफिसर ने एंड उस पे ऊपर कोई अपील नहीं है, राइट अगर कोई अपील नहीं है तो विद इन 30 days that has to be implemented in the establishment. So ये true है, standing order certified by the certifying order takes effectively 30 days after authenticated copies are sent to the employer and workman's representative provided no appeal is filed. उसमें उस केस में 30 days ही उनका टाइमलाइन है उसको इम्प्लीमेंट करने का. सो दिस इज ट्रू. अगर अपील हुआ है, अपील होने के बाद अपीलेट अथॉरिटी ने कुछ जजमेंट पास किया है, इन दैट केस द स्टैंडिंग ऑर्डर्स शुड बी इमीडिएटली, दैट इज विद इन 7 days दैट कम्स इनटू इफेक्ट. ओके, सो ये भी ट्रू है. इफ एन अपील इज फाइल्ड 15 days का टाइम लगेगा, नो इट्स नॉट 15 days, इट्स 7 days. ये सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू इन दिस केस. Coming to the next question, which of the following statements regarding the duration and modification of standing orders under section 10 of the act is or are correct? Now अब implement हो गया है, जो भी अगर अपीलेट हायर अथॉरिटीज के पास गए, अपील किए नहीं किए, इन ईदर केसेस, अपील किए तो 7 days में एंड अपील नहीं किए तो विद इन 30 days दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड. नाउ इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी कभी कभी कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है, कुछ चेंजेस करना पड़ता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, राइट. सो उस केस में क्या क्या केयर, क्या क्या व्हाट यू विल से सही है, ओके या फिर क्या क्या पॉइंट्स है दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ. So the first statement says standing orders can only be modified through an agreement between the employer and the workmen trade union or their representatives. No modification to the standing orders is allowed within 6 months of their implementation or the last modification. And the restriction on modification within 6 months does not apply to industrial establishment in Gujarat and Maharashtra. वहाँ से कम डेट में, कम टाइम में भी कर सकते हैं. The certifying officer has authority to unilaterally modify the standing orders in case of disputes. Disputes तो हायर अपीलेट अथॉरिटीज के पास होगा, कि इसके पास कहाँ से होगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास. ये तो स्ट्रेट अवे ये फॉल्स है. बाकी तीनों में देखा जाए तो all the three statements are true. Yes, अगर कुछ भी modify करना है तो that has to be, an agreement has to be reached out between the employer and the workmen or the trade union or their representatives. True. No modification मतलब 6 months से पहले कोई भी modification एक बार implement हो गया है, उसके बाद at least 6 months उनको time देना पड़ेगा to modify कुछ भी उसमें standing orders में modify करने के लिए. And 3, yes, गुजरात एंड महाराष्ट्र में वो जो 6 months वाला क्लॉज है मॉडिफिकेशन के लिए, ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन के लिए, दैट डज नॉट अप्लाई टू इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र. So here comes the next question. Consider the following statements regarding the payment of subsistence allowance under section 10 of the act. जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ उनके ऊपर इंक्वायरी है वर्कमैन के ऊपर, तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस टाइम पे किस तरह की सबसिस्टेंस अलाउंस लाइक थोड़ा सपोर्ट करने के लिए उनको देना पड़ता है ना, फुल सैलरी नहीं देते हैं बट सम अलाउंस विच इज कॉल्ड एज सबसिस्टेंस अलाउंस इज गिवन, वो किस तरह से डिजाइन किया गया है. Now, a suspended workman is entitled to receive 50% of his wages for the first 90 days of suspension, regardless of the reasons for suspension. But this particular clause is applicable only in case of pending investigation of misconduct against the workman. Okay, so अगर उससे कोई और बड़ी गलती हुई है इस केस में, this is not applicable in that case. So this is straight away false. For suspension beyond 90 days, the allowance increases to 75% of the workman's wages if the delay in disciplinary proceedings is not caused by the workman. So अगर workman की वजह से ये जो disciplinary वाला action जो है, मतलब जो investigation है वो pending नहीं है and it is because of the employer's
इन एक्शन, सो उस केस में 90 डेज के बाद उनको 75% ऑफ दिस, जितना भी वो पहले वेजेस कमाते थे उसमें 75% उनको मिल जाएगा. सो दिस इज ट्रू. अगर वर्कमैन की वजह से वो कुछ पेंडिंग हो रहा है, वो टाइमली नहीं आ रहा है जब बुला रहे हैं इंक्वायरी के लिए, इन दैट केस दिस इज नॉट एप्लीकेबल. ओके, ओनली इन केस if the disciplinary proceedings is not the delay in disciplinary proceedings is not caused by the workman, then this is applicable. So true. If a dispute arises over the subsistence allowance, it can only be resolved by the certifying officer under the act. अगर डिस्प्यूट हो रहा है जो भी सब्सिस्टेंस अलावेंस मतलब 50% 75, इस पे भी कोई वर्कमैन चाहता है कि कुछ करे, दैट्स नॉट अंडर द हैंड्स ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर, उससे भी अपीलेट अथॉरिटी, ऊपर वाला अथॉरिटी के लिए. सो दिस इज फॉल्स. इन स्टेट्स वेयर अनदर लॉ प्रोवाइड्स ए हायर सब्सिस्टेंस अलावेंस, that law will override the provisions of this section. And yes, as per the Industrial Labour Code constituted under the Industrial Disputes Act 1947, it says that अगर किस स्टेट, जिस स्टेट में है वहाँ पे वो सब्सिस्टेंस अलावेंस ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ 50% दिया हमने, वहाँ पे उन्होंने 60% है एज पर द स्टेट लेबर लॉस, अगर उस तरह से है देन दैट 60% विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस. Okay, that will override the provisions of this particular act. So here both 2 and 4, sorry, 2 and 4 are true in this case. So moving on to our next question. Which of the following statements regarding the penalties and procedure under section 13 of this act is or are correct? An employer failing to submit draft standing orders, draft मतलब उनके एस्टैब्लिशमेंट में ये इम्प्लीमेंट करना है, बट स्टिल he or she failed to submit the draft standing orders to the certifying officer, may be fined up to rupees 5,000 with an additional fine of rupees 200 per day for a continuing offence. तो हमने टाइमलाइन जो दिया है उसके अंडर वो सबमिट नहीं कर रहा है तो 5,000 रुपीज, एंड फ्रॉम दैट डे जो लास्ट डे है वहां से अगेन डेली आई मीन पर डे अगेन 200 रुपीज फाइन भरना पड़ेगा. एंड यस, दिस इज ट्रू. फेलियर टू कंप्लाई विथ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अगर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ गए हैं, आने के बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर ने जो रिलीज किया है उसके बाद अगर उसने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है विद इन द फ्रेम्ड टाइमलाइंस, दैट इज विद इन 30 डेज, और अगर अपील किया है तो विद इन 7 डेज, इन दैट केस 500 तक फाइन लगेगा उसको. एंड उस डे तक जो लास्ट डे है उसके बाद से उसको विथ ₹50 पर डे कंटिन्यूसली जितने दिनों तक वो नहीं करेगा उतने दिनों तक वो फाइन पे करना पड़ेगा. बट हियर दिस इज फॉल्स. वाई? बिकॉज ये 500 तो ट्रू, नो डाउट, बट हियर 25 रुपीज पर डे दे हैव टू पे, नॉट 50 रुपीज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है, एंड ऑल्सो ये फाइन 100 रुपीज का ही है, नॉट 500 रुपीज, ये 100 रुपीज का फाइन रहेगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट. प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. यस, जिस बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री, अगर फॉर एग्जांपल ऑयल फील्ड से, माइन से, डिफेंस से, देन उस तरह के इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे जो भी प्रोसिक्यूशन करना पड़ेगा, that they are not following the standing orders जो भी certification है, in that case they have to take approval from the appropriate government, in this case central government. others like textile है, कुछ और farm है, ऐसा कुछ है तो state government इसे. okay. Offences under this section, so this is true. Offences under this section can only be tried by the court of a judicial magistrate of first class. No, metropolitan का जो judicial magistrate है वो भी कर सकता है, और judicial magistrate of the second class, दोनों ही कर सकते हैं. So this is false. So 1 and 3 are true in this case. So 1 and 3 are true in this case. 2 and 4 are false. क्यों है ये भी मैंने बताया, ये 500 नहीं है, ये 100 रुपीज का फाइन है. okay. So coming to the next question, in case of a dispute regarding the interpretation or application of a certified standing order, अगर कुछ है, डाउट है या कोई dispute है, whom shall they approach? Which authority can the employer, workman or the representative body approach for a final and binding case?
So here in this case we are talking about the appellate authority, right? So appellate authority is none other than the labor court under the Industrial Disputes Act 1947. So labor court में जाएंगे. ये simple question है, just now we have discussed, but implied in another manner. What is the maximum fine that an employer may face for failing to submit draft standing orders or making modifications otherwise than in accordance with the provisions of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946? अगर वो सबमिट नहीं कर रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स वाला जो ड्राफ्ट है वो, और मॉडिफिकेशंस अगर कुछ किया है उसका ड्राफ्ट अगर सबमिट नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस वी हैव ऑलरेडी सीन दैट 5000 का फाइन लगता है ऑन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट. जैसे ये सारे ये क्वेश्चन तो स्पेशली हमने पहले ही किया था, बट थोड़ा सा डिफरेंटली हमने इसको प्रेजेंट किया है. सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया है ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए एपीएफसी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे और यूजफुल रहेंगे, एंड ऑल्सो फॉर ईओ और एओ फॉर द अपकमिंग 2025 एग्जामिनेशन. सो इसके अलावा आपको अगर कुछ और कोर्सेज के बारे में अगर कुछ कोर्सेज का हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली करेंटली एट EduTap वी आर ऑफरिंग 3 kinds of courses for 3 different sets of students who are preparing for these examinations. First है मास्टर कोर्स, जिसमें आपको सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ PDFs, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस एंड इवन वीकली मेंटरशिप. मतलब हर वीक कुलदीप सर आपसे ऑन क्लास लेंगे एंड देन ही विल गाइड यू ऑन हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट प्रॉपरली एज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. एट द सेम टाइम आपको जो भी डाउट्स है वो सब क्लैरिफाई करेंगे. वन थिंग, सो कंप्लीट 1 स्टॉप सॉल्यूशन है ये. उसके बाद आता है ये उनके लिए है जो नॉविस है, मतलब अभी नया नया अपना प्रिपरेशन शुरू किया है एंड दे रिक्वायर सम हेल्पिंग हैंड. टेस्ट सीरीज प्लस, इसमें कुछ टॉपिक जैसे ऐसे होते, कुछ सब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली आपको चाहिए कि मुझे कंटेंट चाहिए या फिर हेल्प चाहिए, वो मिलेगा अलोंग विथ टेस्ट. ये उनके लिए है जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए हैं एंड स्टिल दे आर फॉल्टरिंग समवेयर इन केस ऑफ फ्यू सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स. उनके लिए ये बहुत हेल्प रहने वाला है. एंड थर्ड है एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज, जिनका प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छे से हो गया है बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर दे स्टैंड इन देयर प्रिपरेशन. सो एग्जाम रेलेवेंट, बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको फील मिलेगा एंड यू विल गेट द टेस्ट सीरीज वेयर इन यू कैन प्रैक्टिस वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट are asked in this UPSC, PFO, APFC and EO और AO examination. So ये 3 तरह के कोर्सेज है जो करेंटली अभी अवेलेबल है एन EduTap. अगर आपको कुछ डाउट है और जानकारी चाहिए तो ऑब्वियसली यू कैन reach out to any of our representatives and get the information. Accordingly you can make an informed decision. Thank you very much friends कि आपने बहुत अपने पेशेंटली ये यहाँ तक देखा है. Thanks a lot and hope you like this session and all the best.